हेलो दोस्तों, आपका हमारे बंधु क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम थोड़ा सा आपको रिकॉल कराते हैं, या पिछली वीडियो में जो हमने चर्चा किया था उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में चर्चा किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए स्पेशल 1786 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, और इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का बंगाल में आने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो दो उद्देश्य होते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पहला जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कि लगान व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करना, या लगान व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना कि अंग्रेजों को कितना राजस्व की प्राप्ति होगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, जैसे हमने बताया था, कि न्याय व्यवस्था में सुधार करना। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये सब बातें हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में आपसे चर्चा की थी। आज हम दोस्तों इसके आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के आगे कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद पहला गवर्नर आता है वो होता है सर जॉन सोर। जो अगला होता है गवर्नर होता है, कौन होता है? सर जॉन जो सोर होता है। दोस्तों ये जो होता है 1793 से 1797 तक का इसका पीरियड होता है। 1793 से दोस्तों 1793 से 1798 सर जॉन सोर का जो पीरियड होता है। सर जॉन सोर के खाते में से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, फिर भी जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो 1786 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इसी एक्ट में दोस्तों ये बात की गई थी कि जो भारतीय रियासतें हैं या जो भारत में प्रांतीय शासन है उनमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी उनके आंतरिक मामलों में, उनके बाह्य मामलों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कोई इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी बात को सर जॉन सोर द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिपालन, अपने पूरे काल में प्रतिपालन किया जाता है, और इसी के काल में एक नीति लागू करता है जिसे कहते हैं हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति जो सर्वप्रथम लागू करता है वह कौन करता है? सर जॉन सोर करते हैं, जिसे आगे हम और चर्चा करते रहेंगे। जो आगे चल के गवर्नर जनरल आते हैं वो इस नीति का पालन करते हैं। हस्तक्षेप की नीति जो है किसके काल में चालू होती है? तो वो होती है सर जॉन सोर के काल में। हस्तक्षेप की नीति को ये पालन करता है और अपने पूरे कार्यकाल में ये इसी नीति का पालन करता है, और किसी भी भारतीय रियासत में उसके आंतरिक या बाह्य मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। सिर्फ इसके सर जॉन सोर के खाते में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, जो होती है हस्तक्षेप की नीति होती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो अगला लॉर्ड गवर्नर जनरल आता है उसका नाम होता है लॉर्ड बेलाजली। लॉर्ड बेलाजली कहा जाए तो ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अगला गवर्नर जनरल जो होता है वो होता है, कौन होता है दोस्तों? लॉर्ड बेलाजली। ये कहा जाता है कि जब वो, हमने जैसे बताया कि सर जॉन सोर जो कार होता है वो भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, जिसके कारण मराठे और फ्रांसीसी का जो उत्कर्ष होता है, या इनका कहा जाए अधिक से अधिक इंटरफेयर हर जगह बढ़ता चला जाता है। और इसी पीरियड में लॉर्ड बेलाजली आता है, जिसका पीरियड होता है जो महत्वपूर्ण होता है 1798 से
1805 तक का। इसका जो पीरियड होता है क्या होता है, 1798 से 1805 तक का। जैसे हमने बताया दोस्तों, मराठे और फ्रांसीसियों का उस समय एक तरह से उत्कर्ष हो रहा था, एक तरह से उनका उत्थान होता जा रहा था, और लॉर्ड बेलाजली जो एक महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी गवर्नर था, इसी को देखते हुए और विश्व के रंगमंच पे बात करें या विश्व पे बात करें हम, उस समय विश्व में नेपोलियन का उदय हो रहा था, नेपोलियन का विकास हो रहा था, नेपोलियन का उस समय विश्व के रंगमंच पर उदय हो रहा था। और नेपोलियन के द्वारा ही भारत पर, क्योंकि उस समय यूरोप को पूरी तरह से फतेह कर चुका है, और नेपोलियन द्वारा भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई जा रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम जो लॉर्ड बेलाजली थी, उसके द्वारा एक प्रणाली लागू की जाती है, जिसको हम कहते हैं सहायक संधि। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सहायक संधि के नाम से जानते हैं। सहायक संधि ये महत्वपूर्ण होती है और अक्सर हर एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि किसने लागू की? तो सर्वप्रथम जो सहायक संधि लागू की वो किसने लागू की थी? लॉर्ड बेलाजली ने। अब दोस्तों हम समझते हैं कि सहायक संधि क्या थी। ये सहायक संधि थी क्योंकि हमने बताया कि विश्व के रंगमंच पर या विश्व के पटल पर नेपोलियन का उदय हो रहा था और नेपोलियन द्वारा भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई जा रही थी। इसी योजना को विफल करने के लिए लॉर्ड बेलाजली द्वारा एक प्रणाली लागू की जाती है जिससे सहायक संधि कहा जाता है। यह सहायक संधि भारतीय रियासतों के मध्य की जाती है। इसमें 3 शर्तें रखी जाती थी। पहले कि जो सहायक संधि जो भारतीय रियासत इस संधि को स्वीकार करेगी या अपने ऊपर लागू करेगी, वो क्या करेगी? अंग्रेज रेजिडेंस यानी एक रेजिडेंस जो होगा उस भारतीय रियासत के अंदर रखा जाएगा। दूसरी बात, अंग्रेज सैनिक हुआ करते थे या कंपनी के सैनिक हुआ करते थे, उस राज्य की सुरक्षा करेंगे और इन सैनिकों का जो खर्चा होगा वो क्या होगा? जो राज्य एक्सेप्ट करेगा, यानी देसी रियासतों को उठाना पड़ेगा। किसे उठाना पड़ेगा दोस्तों? देसी रियासतों को, यानी देसी रियासतों को इसका खर्च उठाना पड़ेगा। यानी सहायक संधि में 3 बातों को स्पष्ट रूप से लागू किया जाता था। यानी जो राज्य एक्सेप्ट करेगा उसके अंदर क्या होगा? एक रेजिडेंस रखा जाएगा और अंग्रेज सैनिक उस राज्य की सुरक्षा में तैनात होंगे और इन सैनिकों का जो खर्चा होगा, यानी जो इन पे खर्च होगा, और इससे क्या होगा? देसी रियासतों द्वारा पूरा किया जाएगा, इनके द्वारा उठाया जाएगा। और चौथी बात, एक बात और कही जाती है दोस्तों, जो चौथी बात है, इनकी जो विदेश नीति होती थी, यानी जो देसी रियासतों की विदेश नीति होती थी, यानी बिना अंग्रेजों की स्वीकृति के ये किसी की नियुक्ति नहीं कर सकते थे, यानी किसी विदेशी की नियुक्ति नहीं कर सकते थे। यानी किसी विदेशी की नियुक्ति नहीं कर सकते थे। यानी हमने देखा कि सहायक संधि में 4 बातों की कहती थी। पहले नंबर पर तो इन्हें एक रेजिडेंस रखना होता था अपनी राजधानी में। दूसरी बात, अंग्रेज सैनिक उस राज्य की सुरक्षा करते थे और जिसका खर्च कौन उठाता था? उस देसी रियासत के द्वारा उठाया जाता था। और दूसरी बात देखते हैं कि विदेशी नीति में ये पूरी तरह से इनके इंटरफेयर अंग्रेजों के होती होती थी, जो बिना किसी भी विदेशी की नियुक्ति जो है अंग्रेजों के बिना नहीं की जा सकती थी। अब इस तरह से कहा जाए, इसी नीति की आलोचना करते हुए एक टॉमस मुनरो थे। कौन थे? टॉमस मुनरो। मुनरो ने कहा कि जो भारतीय देसी रियासतें हैं उन्होंने स्वतंत्र प्रभुसत्ता को बेचकर
सुरक्षा मोल ले ली, यानी वो अपनी स्वतंत्र प्रभुसत्ता थी, एक तरह से स्वतंत्र थे, उसको बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। मतलब कि अब विदेश नीति अपने मन से वो संचालित नहीं कर सकते थे, और जो अंग्रेज रेजिडेंट्स रखा जाता था उनकी राजधानी में, वो उनके आंतरिक मामलों में भी इंटरफेयर करता था, आंतरिक मामलों में भी वो पूरी तरह से निगरानी करता था। और इसी के बल पर जो ये खर्च होता था, देशी रियासतों को उठाना पड़ता था, धीरे धीरे बढ़ता जाता था। अंततः क्या होता था, ये रियासतें अंग्रेजों के अंदर विलीन हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, इस सहायक संधि से लॉर्ड बेलेजली ने कैसे, इस सहायक संधि से जो अंग्रेज साम्राज्य हुआ करता था उसको क्या करता था, एक तरह से बफर स्टेट मिल जाते थे और उसके मित्र हो जाते थे, और विदेशी सैनिकों की भर्ती किसी राज्य में नहीं हो पाती थी। इस तरह से सहायक संधि को लागू करने वाला सर्वप्रथम कौन सा गवर्नर था, लॉर्ड बेलेजली था। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि सर्वप्रथम किस रियासत ने इस संधि को एक्सेप्ट किया था, या सहायक संधि को कौन कौन एक्सेप्ट किए थे। तो सर्वप्रथम जो इस संधि को एक्सेप्ट किए थे वो हैदराबाद, यानी निजाम का शासन था, हैदराबाद ने। हैदराबाद ने इसे सर्वप्रथम एक्सेप्ट किया, और कब किया, 1798 ईस्वी को। यानी सर्वप्रथम इस सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया, तो हैदराबाद राज्य ने इस संधि को स्वीकार किया 1798। दूसरा राज्य जो इसे एक्सेप्ट करता है वो मैसूर होता है। कौन सा राज्य होता है दोस्तों, मैसूर होता है। 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य मैसूर होता है। इसके बाद तंजौर भी 1799 में, लेकिन ये दिसंबर के आसपास 1799, यानी 1799 के आसपास जो था तंजौर एक्सेप्ट करता है। उसके बाद 1700 अवध जो है ये 1801 में इस संधि को एक्सेप्ट करता है, या इस संधि को स्वीकार करता है। उसके बाद हम देखते हैं बाजीराव द्वितीय द्वारा इस संधि को स्वीकार किया जाता है 1802 ईस्वी में। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि जो इसके बाद जो इस संधि को एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं सिंधिया। एक मिनट दोस्तों, इसके बाद जो संधि को एक्सेप्ट करते हैं भोसले द्वारा, ये 1803 ईस्वी में। और अंतिम जो संधि को एक्सेप्ट करते हैं सिंधिया द्वारा दिसंबर 1803 ईस्वी में इस संधि को स्वीकार किया जाता है। यानी सहायक संधि को जो स्वीकार किया जाता है सर्वप्रथम हैदराबाद द्वारा 1798 ईस्वी में, फिर मैसूर द्वारा 1799 ईस्वी में, तंजौर जो दिसंबर 1799 में इस संधि को स्वीकार करता है। उसके बाद अवध के द्वारा 1801 ईस्वी में इस संधि को स्वीकार किया जाता है। बाजीराव द्वितीय द्वारा 1802 ईस्वी में इस संधि को स्वीकार किया जाता है। उसके बाद भोसले 1803 ईस्वी में इस संधि को स्वीकार करते हैं, और सिंधिया द्वारा दिसंबर 1803 ईस्वी में इस संधि को स्वीकार किया जाता है। देखा जाता है दोस्तों कि इस संधि को बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि को किस मराठा साम्राज्य के शासक द्वारा नहीं स्वीकार किया गया था, तो वो थे होलकर। यानी होलकर द्वारा इस संधि को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं लॉर्ड बेलाजली द्वारा भारत में सहायक संधि पूरी तरह से सफल होती है। लेकिन दोस्तों यह भी कहा जाता है कि जो सहायक संधि का जन्म हुआ था वो 1765 ईस्वी में, अगर इसका जन्म की बात करें सहायक संधि की कि इसके जन्मदाता कौन थे, तो 1765 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर टुपले द्वारा, यानी जो
संधि को स्वीकार सर्वप्रथम शुरू किया था डुप्ले द्वारा, निजाम शाही के द्वारा, यानी हैदराबाद की जो निजाम शाही थी, निजाम शाही के ऊपर इस संधि को सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा इस संधि को स्वीकार किया गया था। अब देख लेते हैं दोस्तों कि जो लास्ट महत्वपूर्ण कार्य होता है लॉर्ड बेलाजली का, वो क्या होता है, इस सहायक संधि को स्वीकार कराना या इस सहायक संधि द्वारा। इसके पीरियड में दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। पहला जो युद्ध होता है इसके पीरियड में दो महत्वपूर्ण, पहला युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा, ये आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा होता है इसके पीरियड में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो 1799 ईस्वी में होता है। 1799 ईस्वी में इसी के पीरियड में, लॉर्ड बेलाजली के पीरियड में आंग्ल मैसूर फोर्थ या कहें हम चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसी पीरियड में एक महत्वपूर्ण युद्ध और होता है जिसे हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो है 1802 ईस्वी से 1803 ईस्वी के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। ये युद्ध अंग्रेज कंपनी यानी अंग्रेजों के मध्य प्लस बाजीराव द्वितीय द्वारा ये युद्ध किया जाता है। इस युद्ध की समाप्ति जो है बशीन की संधि के द्वारा, किसकी संधि होती है दोस्तों, बशीन की संधि, बशीन की संधि द्वारा इस युद्ध की समाप्ति होती है जो 1803 ईस्वी में की जाती है। किसके मध्य, अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य यह संधि की जाती है। इस तरह से हम देखते हैं लॉर्ड बेलाजली की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी सहायक संधि, और दूसरी बात फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसके पीरियड की महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं अगला लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन होता है। अगर हम अगले गवर्नर जनरल की बात करें दोस्तों, तो अगला गवर्नर जनरल होता है सर जॉर्ज बर्लो। सर जॉर्ज बर्लो होते हैं जो 1805 से 1807 तक का इनका पीरियड होता है। 1807 तक का इनका पीरियड होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण इनके पीरियड की जो होती है, इन्होंने अभी जैसे हमने बताया सर जॉन जोन्स ने हस्तक्षेप की नीति को लागू किया था। हस्तक्षेप की नीति इन्होंने भी इसका पालन किया था। इन्हीं पीरियड में एक महत्वपूर्ण और घटना घटती है 1806 ईस्वी में बेल्लूर में सिपाही विद्रोह। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बेल्लूर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1806 ईस्वी में हुआ था। उस समय अगर पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन था, तो सर जॉर्ज बर्लो थे। बेल्लूर सिपाही विद्रोह हुआ था, यानी बिल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसकी किसके पीरियड में हुआ था, सर जॉन बर्लो के पीरियड में यह सिपाही विद्रोह हुआ था। इन्होंने देसी रियासतों में शांति की नीति अपनाई थी, यानी देसी रियासतों में शांति की नीति अपनाई थी, शांति की नीति अपनाई थी। अगर ये पूछ ले कि शांति की नीति देसी रियासतों के सर्वप्रथम किसने अपनाई थी, तो सर जॉन बर्लो के पीरियड में देसी रियासतों के मध्य शांति की नीति अपनाई गई थी दोस्तों। इसके बाद अगले गवर्नर जनरल की हम बात करते हैं दोस्तों। जो अगला गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड मिंटो होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो होते, इनका पीरियड जो होता है 1805 से 1813
तक का इनका पीरियड होता है। ये भी कोई खास महत्वपूर्ण कार्य नहीं होते, लेकिन इनके पीरियड में हम देखते हैं सर्वप्रथम इन्होंने विदेशियों से संबंध बनाया। विदेशियों से यानी विदेश नीति का जो सर्वप्रथम पालन किया था इन्हें ने किया था। लॉर्ड मिंटो द्वारा सर्वप्रथम विदेशी नीति का पालन किया गया था। इन्हीं के पीरियड में एक महत्वपूर्ण संधि होती है जिसका नाम जानते हैं हम लोग अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि जो 1809 ईस्वी में होती है। ये जो है अंग्रेज कंपनी, ये संधि अंग्रेज कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य होती है। किसके मध्य होती है? रणजीत सिंह के मध्य होती है। एक महत्वपूर्ण संधि होती है अमृतसर की संधि जो 1809 ईस्वी में होती है। ये राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज कंपनी के मध्य ये संधि लागू की जाती है। और इन्हीं के पीरियड में, लॉर्ड मिंटो के पीरियड में एक महत्वपूर्ण कार्य और होता है। 1813 का चार्टर एक्ट 1813 का किसके पीरियड में आता है? जो 1813 का चार्टर एक्ट लाया जाता है वो किसके पीरियड में लाया जाता है? लॉर्ड मिंटो के पीरियड में 1813 का भी चार्टर एक्ट लाया जाता है। तो इनके पीरियड की जो लॉर्ड मिंटो की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, 3 घटनाओं की एक तरह से कहा जाए महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी कि विदेश नीति का जो सर्वप्रथम पालन किया गया था वो लॉर्ड मिंटो द्वारा पालन किया गया था। और एक महत्वपूर्ण घटना घटती है अमृतसर की संधि जो 1809 में राजा रणजीत सिंह प्लस अंग्रेज कंपनी के मध्य की जाती है। और 1813 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। उस समय जो लॉर्ड गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं ये लॉर्ड मिंटो के पीरियड में होते हैं। अब अगले हम गवर्नर की बात करें या अगले गवर्नर जनरल की बात करें, जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग, इनका पीरियड जो होता है 1813 से 1823 तक का होता है। अब दोस्तों ये बात आपको लग रहा होगा कि अभी इससे पहले हमने एक वारन हेस्टिंग के बारे में बात की थी। जो वारन हेस्टिंग थे, जो उनका पीरियड हमने बताया था वो 1772 से लेके 1786 तक का इनका पीरियड होता है। और जो भारत के जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। लेकिन दोस्तों ये लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं और इनका पीरियड कब होता है? 1813 से लेकर 1823 तक का इनका पीरियड होता है। इनके जो पीरियड की जो महत्वपूर्ण घटना होती है यानी लॉर्ड हेस्टिंग और पिंडारी, यानी इनके पीरियड की जो सबसे अति महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है लॉर्ड हेस्टिंग और पिंडारी। यानी पिंडारियों का जो दमन था वो किसके द्वारा किया गया था? जो पिंडारियों का दमन था वो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया जाता था। अब हम दोस्तों बताते हैं कि पिंडारी थे क्या। ये पिंडारी शब्द, ये पिंडारी जो है मराठी यानी मराठी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, मराठी भाषा का एक वो है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सॉरी दोस्तों, हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शराब पीने वाले लोग। पीने वाले लोग यानी जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि ये, अरे पिंडारी जो शब्द है ये किसी विशेष धर्म से नहीं था, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हुआ करते थे। ये चामुंडी का पूजा करते थे और अपने लोगों को जो राहगीर होते थे या जो अपने शिकार किए होते थे उनकी मुंडी चामुंडी देवी की या काली देवी की सरों पे जाकर रखते थे। इनके जो प्रमुख नेता थे करीम खां, मोहम्मद वासिल और तीसरा नेता था
चीतू, यानी 3 इनके प्रमुख नेता थे। और ये क्या, इनका काम क्या था, ये जब मराठों द्वारा किसी पे अटैक किया जाता था तो ये लूट के लिए उनकी सेना में शामिल हो जाया करते थे। यानी ये क्या करते थे, जो पिंडारी थे, ये लूट के लिए जब मराठों द्वारा किसी राज्य पर अटैक किया जाता था तो उनकी सेना में लूट के लिए शामिल हो जाते थे और लूट के हिस्से बंटवारे के रूप में इनको वेतन मिलता था। क्योंकि ये मराठा सैनिक के ये अस्थाई सैनिक न थे, अस्थाई या अवैतनिक सैनिक थे। इन्हीं के जो आगे चलकर ये राहगीरों को लूटने लगे, जो उस समय व्यापारिक काफिले चलते थे उनको लूटने लगे, और इनका आतंक जो था धीरे धीरे पूरे गोंडवाना, एक तरह से कहा जाए दक्खन में इनका जो आतंक था धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा ये फैसला किया गया कि इनका आतंक रोकने के लिए कुछ काम किया जाए। तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा इनके आतंक को रोकने के लिए 1,13,000 सैनिकों की एक भारी भरकम फोर्स तैयार की गई, जिसमें 300 तोपों का भी इस्तेमाल किया गया। यानी 1,13,000 सैनिकों की एक भारी विशाल फोर्स तैयार की गई, एक तरह से कहा जाए सैनिक तैयार किए गए, और जिनमें 300 तोपें शामिल थी। ये कहा जाता है कि एक तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग ने इस पर अटैक किया और दूसरी तरफ से मैकलम नामक सैनिक को लगाया। जब दोनों तरफ से इनको घेरा गया तो करीम खान लॉर्ड मैकलम के सामने सरेंडर कर देता है और इसे जो है गौस की जागीर दे दी जाती है। इसके रहन गुजर के लिए किसकी जागीर दे दी जाती है दोस्तों? गौस की जागीर दे दी जाती है। मोहम्मद वासिल जो है पकड़ा जाता है और इसे गाजियाबाद जेल में लाया जाता है, जहां इसने हत्या कर ली। और चीतू के बारे में यह कहा जाता है इसने जंगल की तरफ भागा और जहां इन्हें एक शेर के द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। इस तरह से कहा जाए लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पिंडारियों का पूरी तरह से दमन कर दिया गया। तो ये इसके पीरियड की, लॉर्ड हेस्टिंग के पीरियड की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो कौन थी? पिंडारियों का दमन था। इसके पीरियड की एक घटना और होता है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध था ये दोस्तों, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 के मध्य होता है। ये किसके मध्य? नेपाल राष्ट्र के मध्य और अंग्रेजों के मध्य होती है। और इसकी संधि जो होती है संगोला संधि होती है जो 1816 में की जाती है। इसी के पीरियड में एक और युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के मध्य लड़ा जाता है। 1818 के मध्य ये लड़ा जाता है और इसी के दौर में देखते हैं मराठा युद्ध होता है। और एक तब ये लड़ा जाता है, ये किसके मध्य लड़ा जाता है? तो बाजीराव द्वितीय प्लस अंग्रेज कंपनी के मध्य, अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा जाता है। और इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और फिर इन्हीं के दोनों मध्य एक संधि होती है जिसे हम पूना की संधि कहते हैं। पूना की संधि कहते हैं। दोस्तों जब हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे या अगले वीडियो में बात करेंगे तो जितने भी आधुनिक काल में या कहे मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी युद्ध हुए थे हम एक वीडियो में उनकी पूरा बात करेंगे। अभी छोटी छोटी बातें हम इनकी जान लेते हैं। इसे पूना की संधि हुई थी जो 1818 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के द्वारा पेशवा को यानी बाजीराव द्वितीय को पेशवा को 18 लाख वार्षिक पेंशन दी जाती है
और इन्हें मराठा साम्राज्य से हटाकर कानपुर कानपुर में एक जगह है बिठूर में इन्हें स्थापित कर दिया जाता है और इनसे पेशवा की पदवी छीन ली जाती है। और अंग्रेजों द्वारा मराठा साम्राज्य को अंग्रेज कंपनी या अंग्रेज में अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से देखा जाए लॉर्ड हेस्टिंग की जो पीरियड की 2-3 घटनाएं होती है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 के मध्य लड़ा जाता है, जो संगोला संधि के मध्य इसके मध्य संगोला संधि होती है। जो इसके मध्य की दूसरा युद्ध होता है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो 1817 से 1818 के मध्य होता है, जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज कंपनी के मध्य लड़ा जाता है और पूना संधि के द्वारा इसकी समाप्ति होती है। अब पूना संधि में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। पेशवा को 18 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाता है और मराठा साम्राज्य को अंग्रेज अपने साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। इसी के पीरियड में एक बात और महत्वपूर्ण होती है, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। इसी कॉलेज में जो आईसीएस परीक्षा हुआ करती थी, उस समय इंडियन प्रशासनिक सेवा के लिए जो परीक्षाएं हुआ करती थी, उनके सिलेक्टेड को यहीं पर प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके पीरियड में होती है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के पीरियड में होती है। इसी के द्वारा काश्तकारी कानून लागू किया जाता है। यानी काश्तकारी कानून सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा काश्तकारी कानून लागू किया जाता है। इसके द्वारा 1814 में प्रथम समाचार पत्र, जिसे हम कहते हैं बंगाल गजट, यानी जो 1814 में अगर कहा जाए बंगाल गजट, यानी कि ये तो क्वेश्चन बनता भी है कि भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन था, तो वो बंगाल गजट था। अगर ये पूछ लिया जाए कब पारित हुआ था, यानी कब इसे लाया गया था, 1814 ईस्वी में। और उस समय लॉर्ड गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था उस समय। यानी जब भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित होता है तो उस समय लॉर्ड गवर्नर कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था। इसी पीरियड में कहा जाता है एक इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में खोला जाता है, जो वर्तमान में भारत का सबसे पुराना म्यूजियम कहलाता है। इसकी स्थापना, जो भारत की जो सबसे पुराना म्यूजियम है वो कहां है, कलकत्ता में है। और किसके पीरियड में ये म्यूजियम खुला था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के पीरियड में इस म्यूजियम की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की चर्चा यहीं तक करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।